वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछली जो क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मस्तिष्क होता है, उसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसमें हमने देखा था कि अग्र मस्तिष्क होता है, उस अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा हमने देखा था ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड, और तीसरा हमने देखा था वह आपको ध्यान रखना है अग्र मस्तिष्क पक्ष है या डायंसेफेलॉन होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क होता है उसमें 2 मुख्य भाग आपको ध्यान रखना है, एक तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अतिरिक्त कुर्रा सेरिब्राई, ये 2 भाग उपस्थित होते हैं। उसके बाद में तीसरा भाग हमने पढ़ा था और उसमें देखा था कि तीसरा भाग होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है, और पश्च मस्तिष्क होता है उसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। उनसे मिलकर के हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है। आज हम जो है वह स्टडी करेंगे अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क होगा वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है, और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो मस्तिष्क का अधिकांश भाग होता है, वो कौन सा भाग दिखाई देता है? अग्र मस्तिष्क। देखो ऊपर से देखने पर केवल आपको धन का अग्र मस्तिष्क दिखाई देता है, और अग्र मस्तिष्क होगा उसके भी मुख्य रूप से आपको धन का प्रमस्तिष्क भाग होता है वो दिखाई देता है, और बाकी थोड़ा पीछे की ओर का भाग होता है वह पश्च मस्तिष्क का भाग दिखाई देता है, मध्य मस्तिष्क बाहर की ओर दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है कौन सा भाग हो जाए अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। पहला आपको ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क, दूसरा आपको ध्यान रखना है वो कौन सा हो जाएगा प्रमस्तिष्क के बाद में सेकंड भाग कौन सा होता है? तो आप ध्यान देंगे वो सेकंड भाग होता है घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पिंड। और थर्ड भाग कौन सा होता है? तो थर्ड भाग हम इसमें देखेंगे वो उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहेंगे? डायंसेफेलॉन कहेंगे या अग्र मस्तिष्क पक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से डायंसेफेलॉन उपस्थित होता है। तो ये डायंसेफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पक्ष उपस्थित होता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रमस्तिष्क के बारे में। यह आप ध्यान देंगे प्रमस्तिष्क या जिसे हम क्या कहेंगे? सेरिब्रम कहा जाता है। प्रमस्तिष्क को हम क्या कहेंगे? सेरिब्रम कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, सबसे विकसित एवं बड़ा भाग है। विकसित यानी मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं बड़ा भाग होता है, वह बड़ा भाग कौन सा उपस्थित होता है? तो आप ध्यान देंगे प्रमस्तिष्क होता है, जो कि मस्तिष्क का 80% के आसपास भाग का निर्माण करता है। लगभग 75 से 80% भाग होता है वह प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम से बनता है। क्लियर हो गया? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है, यह प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना कितने भाग उपस्थित प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होगा वो 2 गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। यानी प्रमस्तिष्क होता है वो इस प्रकार से 2 गोलार्ध है, एक बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, ये 2 अर्ध गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। तो प्रमस्तिष्क होगा उसके अंदर कितने अर्ध गोलार्ध उपस्थित होते हैं? तो प्रमस्तिष्क होता है उसके अंदर 2 अर्ध गोलार्ध उपस्थित होते हैं। 2 अर्ध गोलार्धों से निर्मित होता है, गोलार्धों से निर्मित होता है। यानी इसके अंदर आप ध्यान देंगे एक अनुलंब विदर उपस्थित होती है, इस प्रकार से खांच उपस्थित होती है। अनुलंब लॉन्गिट्यूडिनल रूप से खांच उपस्थित होती है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल जो खांच उपस्थित होती है उस खांच के साथ साथ मस्तिष्क होगा वो इस प्रकार से 2 भागों से मिलकर के बना होता है। हम सिंपल सा इस प्रकार से आपको ध्यान रखना ये जुड़े हुए भाग उपस्थित होते हैं, और उसे हम कहेंगे ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना जुड़े हुए भाग है। और इसमें से एक गोलार्ध होगा बायां गोलार्ध, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध और दूसरा कौन सा होता है? दायां गोलार्ध। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है हेमीस्फीयर से बनता होता है, 2 गोलार्धों से निर्मित होता है, एक बायां गोलार्ध और दूसरा कौन सा? ध्यान रखना दायां गोलार्ध। इन 2 गोलार्धों से मिलकर के और मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और ये दोनों गोलार्ध होते हैं वो इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, और ये दोनों गोलार्ध होंगे वो आपको ध्यान रखना है बायां गोलार्ध होगा शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करेगा, और दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि मस्तिष्क होगा उसमें आप देखेंगे तो ये दोनों गोलार्ध इस प्रकार से उपस्थित है, और इसमें से बायां गोलार्ध है वो शरीर के कौन से भाग पर? तो आपको ध्यान रखना ये शरीर का भाग है वो कौन सा हो जाएगा? जो बायां है तो दाएं पर नियंत्रण करेगा, और दायां है तो बाएं पर नियंत्रण करेगा। इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस रूपी नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मस्तिष्क में कितने जो प्रमस्तिष्क भाग वो सेरिब्रम होता है उसके अंदर 2 गोलार्ध उपस्थित होते हैं, एक दायां गोलार्ध और एक बायां गोलार्ध। इसमें से दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध होगा वो दाएं भाग का नियंत्रण करेगा, और आप ध्यान देंगे दायां गोलार्ध होता है वह बाएं भाग का नियंत्रण करता है। तो शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रण करे, ये दाएं भाग पर नियंत्रण करते हैं। अब ये दोनों गोलार्ध है वो एक
बीच में संयोजन पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, अंदर से संयोजन पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, और इस संयोजन पट्टी को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक संयोजन पट्टी, मैंने आधा भाग बनाया मस्तिष्क का ये, और आधा भाग बताया, उसमें एक तो भाग ये उधर का भाग हो गया, इसी प्रकार से आगे का भाग उपस्थित हो गया, से जुड़े हुए रहते हैं, यानी एक उधर का आपको हेमिस्फीयर, दूसरा बाहर का हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े रहेंगे, बीच में जो संरचना आपस में, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे दोनों गोलार्ध जुड़े हुए रहते हैं, दोनों गोलार्ध होते हैं वो एक संयोजन पट्टी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और जो संयोजन पट्टी होती है उस संयोजन पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे संयोजन पट्टी द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और संयोजन पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस संयोजन पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे इसे हम कार्पस कैलोसम कहा जाता है। तो इस संयोजन पट्टी को हम क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम कहा जाता है। तो एक संयोजन पट्टी की सहायता से जुड़े हुए रहेंगे, और इस संयोजन पट्टी को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के अंदर की ओर आप देखेंगे तो ये इसकी संरचना होती है, उसमें जो प्रमस्तिष्क होगा उसके बाहर का भाग होता है वो कौन सा द्रव्य से बना होता है, दूसर द्रव्य से बना होता है। बाहर का भाग होगा वो दूसर द्रव्य से बना होता है, और जिसे हम प्रमस्तिष्क वल्कुट कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसका वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग होगा वह दूसर द्रव्य से, ग्रे मैटर से निर्मित होता है, जबकि अंदर का भाग होता है वह कौन सा हो गया, तो इसका मध्य भाग होता है, और मध्य भाग होगा वो किससे बना होता है, तो आप ध्यान देंगे मध्य भाग होगा मेडुला भाग होगा, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि व्हाइट मैटर से बना होता है, श्वेत द्रव्य से बना होता है। अब इसमें से जो दूसर द्रव्य से बना हुआ प्रमस्तिष्क वल्कुट होता है, इस वल्कुट के अंदर कई उभार, यानी अंदर की ओर इस प्रकार से बाहर उभार उपस्थित होते हैं, और ये उभार है, फिर अंदर की ओर एक खांच है, उभार एक खांच, इस प्रकार से पूरी संरचना का निर्माण होता है। और इसमें से जो उभार होते हैं उन उभारों को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जो उभार उपस्थित होते हैं उस उभारों को हम गायरी कहेंगे। क्या कहेंगे, गायरी। यानी आपको ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क से वल्कुट भाग होता है, उस वल्कुट भाग के अंदर कई उभार उपस्थित होते हैं और एक एक खांच उपस्थित होती है, और खांच होगी उसे हम क्या कहेंगे, सलकाई कहा जाता है। तो खांच होगी उसे सलकाई कहेंगे, जबकि उभार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गायरी कह देते हैं। तो इस प्रकार से उभारा और खांचों के रूप में ये बना हुआ होता है, और उभार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गायरी कहा जाता है, और जो खांचें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, सलकाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से सलकाई और खांचें उपस्थित होती हैं। इसमें से देखिए ये जो सलकाई होती हैं, ये सलकाई होगी वह अंदर की ओर धस जाती हैं और मोटी दरार बना देती है, लंबी दरार बना देती हैं, और उस दरार को हम क्या कहते हैं, विदर कहा जाता है या फिशर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, फिशर या विदर का निर्माण हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है सलकाई के अंदर की ओर धंसने से फलस्वरूप हो जाता है। और ये विदर या सलकाई होती है, उस सलकाई की सहायता से मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग होता है वह 4 पालियों में विभक्त हो जाता है। यानी प्रमस्तिष्क होगा वो कितनी पालियों में विभक्त हो जाएगा, 4 पालियों में विभक्त हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें से जो सलकाई भाग होता है उस सलकाई भाग के द्वारा जो है मस्तिष्क हो गया या विदर होता है, उस विदर के द्वारा मस्तिष्क 4 पालियों में व्यक्त होता है। विदर के द्वारा मस्तिष्क कितने भागों में व्यक्त हो जाएगा, सॉरी प्रमस्तिष्क होगा वह 4 पालियों में व्यक्त हो जाता है। प्रमस्तिष्क होगा वो कितनी पालियों में व्यक्त हो गया, 4 पालियों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4 पालियां होती हैं, उस 4 पालियों में ये बंट जाता है, विभक्त हो जाता है। कौन कौन सी 4 पालियां होती हैं, किस प्रकार से विभक्त होती हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, इस प्रकार से एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि मस्तिष्क के अंदर कौन सी पालियां किस प्रकार से बनेगी, और ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूरा भाग है, वो ऊपर का पूरा भाग है, वो पूरा भाग किससे बना हुआ है, प्रमस्तिष्क से बना होता है। और प्रमस्तिष्क होता है उसमें आप इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारी आपको ध्यान रखना, ये क्या उपस्थित होती हैं, ये इस प्रकार से अंदर की ओर खांचें उपस्थित होती हैं। ये अब इसमें से आपको देन कुछ जो विदर होते हैं वो अंदर की ओर धस जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से अंदर की ओर धसने के फलस्वरूप ये कितनी पालियों में बंट जाएगा, तो आप ध्यान देंगे कि यह 4 पालियों के अंदर विभक्त हो जाता है। तो ये 4 पालियों में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से विभक्त हो जाता है, 4 पालियों में बंट जाएगा। एक पाली होती है जो कि आगे के भाग में उपस्थित होती है, जिसे हम फ्रंटल पाली कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रंटल लोब कहा जाता है, यहाँ से हम फ्रंटल पाली कहेंगे। तो पहली पाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, फ्रंटल पाली होती है एक पाली के रूप में, जो कि आपको ध्यान रखना है इधर एक विदर उपस्थित होती है जिसे हम सेल्वियस विदर कहा जाता है। क्या कहेंगे, सेल्वियस विदर। और इस सेल्वियस विदर होती है, उस सेल्वियस विदर के द्वारा यह आपको ध्यान रखना अलग रहेगी, और सेल्वियस विदर के द्वारा अलग होती है इधर की, और ये विदर उपस्थित है केंद्रीय विदर।
केंद्रीय विदर है, ये केंद्रीय विदर उपस्थित है, और इधर ये सेल्वियस विदर है। इनके बीच का ये भाग है, ये पूरा भाग वो कौन सी पाली बन जाएगा, फ्रंटल पाली बन जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, ये मैंने दर्शाई है वो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, ये फ्रंटल पाली दर्शाई है। अब फ्रंटल पाली के नीचे की ओर यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ का भाग है वह भाग होगा, वह कौन सा पाली हो जाएगा, तो इस प्रकार का भाग होगा, उसे हम टेम्पोरल पाली कहते हैं। क्या कहेंगे, टेम्पोरल पाली कहा जाता है। तो दूसरा भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टेम्पोरल पाली, जो कि सेल्वियस विदर के द्वारा जो है वो फ्रंटल पाली से अलग रहता है। तो सेकंड भाग ये हो जाएगा। थर्ड भाग आपको ध्यान रखना है, इधर जो है केंद्रीय विदर के द्वारा पीछे की ओर का भाग होगा, उससे हम पैराइटल पाली कहते हैं। क्या कहेंगे, पैराइटल पाली कहा जाता है। तो तीसरा भाग बन जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा, पैराइटल पाली। और चौथा भाग होता है जो कि पैराइटल पाली के नीचे पीछे की ओर के भाग में उपस्थित होता है, और ये पीछे की ओर का भाग होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब या ऑक्सीपिटल पाली कहा जाता है। तो इस प्रकार की पाली होगी वो ऑक्सीपिटल पाली होती है, ऑक्सीपिटल पाली। ऑक्सीपिटल पाली और आपको ध्यान रखना है जो पैराइटल पाली होती है, ये पैराइटो ऑक्सीपिटल विदर के द्वारा, फिशर के द्वारा पृथक रहती है। यानी ये फिशर है, उसे हम क्या कहेंगे, पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, इसकी सहायता से क्या रहेंगे, अलग रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर कितनी पालियां बन जाएगी, 4 पाली। पहली आपको ध्यान रखनी है फ्रंटल पाली, दूसरी आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है टेम्पोरल पाली, तीसरी आप ध्यान रखेंगे पैराइटल पाली, और चौथी पाली हमें ध्यान रखनी है वो ऑक्सीपिटल पाली। ये 4 पालियों में मस्तिष्क होगा वो विभक्त हो जाता है। तो प्रमस्तिष्क होगा वह 4 पालियों से मिलकर के बना होता है, 4 पालियों में विभक्त होता है। अब सबसे पहले हम पाली की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है वो पढ़ लेते हैं ऑक्सीपिटल पाली, कोई भी पाली देख लो कोई नहीं, या फ्रंटल पाली देख लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहली ऑक्सीपिटल पाली पढ़ लेते हैं। ऑक्सीपिटल पाली होगी पीछे की ओर उपस्थित है, और पीछे की ओर उपस्थित ऑक्सीपिटल पाली होगी, यह आपको ध्यान रखना है दृष्टि की संवेदनाओं को ग्रहण करती है। तो दृष्टि की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाएगा, तो इस ऑक्सीपिटल के द्वारा। देखो ओ फॉर ऑक्सीपिटल और ओ फॉर आपको ऑप्टिक। ऑप्टिक आप किसी भी आप ध्यान देंगे, आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, आंखों की दुकान पर जाते हैं, उसमें लिखा होता है ऑप्टिक। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं ओ फॉर ऑप्टिक और ओ फॉर ऑक्सीपिटल पाली। यानी ऑप्टिक का मतलब क्या हो, दृष्टि से संबंधित है, दृष्टि रोगों से संबंधित जो भी होंगे उसमें। तो इस प्रकार से हम ध्यान देंगे दृष्टि की संवेदनाएं होती हैं, वह संवेदनाएं किसके द्वारा ग्रहण की जाती हैं, ऑक्सीपिटल पाली के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। तो इसका कार्य आपको याद रह जाएगा, ऑक्सीपिटल पाली होगी उसकी द्वारा दृष्टि की संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। अब दूसरी पाली हम पढ़ते हैं टेम्पोरल पाली। देखो टेम्पोरल पाली होती है, यह आपको ध्यान रखना है 2 कार्य करेगी। यानी एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेम्पोरल पाली होती है उसके द्वारा, देखो आप एक सिंपल सा इमेजिन करके याद रख सकते हैं, जैसे कि बाजार में टेम्पो है और वो टेम्पो होता है, उससे हमें 2 चीज़ें महसूस होती हैं। एक तो क्या होता है कि टेम्पो होता है उससे आवाज़, ध्वनि, और दूसरा हमें जो है ध्वनि की व्याख्या करते हैं। और टेम्पो होते हैं, एक बुढ़ा पुराना टेम्पो है तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, तो धुएं से हमें किसके महसूस हो, गंध का। तो दोनों चीज़ें आपको याद रह जाएगी, टेम्पोरल मतलब टेम्पो। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप कि टेम्पोरल पाली होगी उसके द्वारा हमें किसका ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है। एवं आपको ध्यान रखना ध्वनि की व्याख्या होती है, वह ध्वनि की व्याख्या होगी वह किसके माध्यम से होती है, ध्वनि की व्याख्या होती है वह भी इसके माध्यम से होती है। तो टेम्पोरल पाली होगी, उसके 2 कार्य आपको ध्यान रखना है, गंध का अनुभव करना और ध्वनि होती है उसकी व्याख्या करने से संबंधित होते हैं। उस पाली को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल पाली कहा जाता है। तो ये टेम्पोरल पाली सेकंड पाली ध्यान रखनी है। थर्ड पाली हम पढ़ते हैं वो आपको ध्यान रखना है पैराइटल पाली। पैराइटल पाली है उसमें आप देखेंगे तो पैराइटल पाली होगी, इसके द्वारा हमें देखो पैराइटल मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, पैराइटल मतलब पी मतलब पिंच। पिंच मतलब क्या हुआ, कोई भी अपन को कोई पिंच करता है तो पिंच करता मतलब स्पर्श करता है, कोई भी चीज को स्पर्श करता है, पिंच करता है। तो पिंच करेगा तो हमें क्या होगा, सुबन होगी, सुबन होगी, और सुबन होगी तो दर्द भी होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी बोध संबंधी ज्ञान होते हैं, जैसे स्पर्श हो गया, सुबन हो गया, दर्द हो गया। यहाँ आपको ध्यान रखना ठंडा हो गया या गर्म हो गया, तो ठंडा, गर्म, सुबन, दर्द, स्पर्श इत्यादि जैसे संवेदनाएं होती हैं, इन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य वो कौन करेगा, पैराइटल पाली। तो याद रह जाएगा आपको, पैराइटल मतलब आपको ध्यान रखना पी मतलब पिंच। पिंच मतलब क्या हुआ, कोई भी स्पर्श कर रहा है, यानी उसे स्पर्श करेगा तो सुबन, दर्द, ठंडा, गर्म, इस प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना हस्त सेल्फ नियंत्रण, हमारे अंदर जो कला होती है हस्त सेल्फ नियंत्रण होता है, वह हस्त सेल्फ नियंत्रण होगा वो भी इस पाली के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हस्त सेल्फ नियंत्रण, हस्त सेल्फ नियंत्रण हो गया
गर्म हो गया, ठंडा हो गया, दर्द हो गया, सुबन हो गया, स्पर्श हो गया, लिखना हो गया, ये सारी क्रियाएं हैं वह किस पाली के द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो आप ध्यान देंगे पैराइटल पाली की। तो पैराइटल पाली के कार्य याद हो जाएंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे? स्पर्श, सुबन, दर्द, ठंडा, गर्म एवं हस्तक्षेप नियंत्रण का कार्य इस पैराइटल पाली के द्वारा किया जाता है। ये तीनों पालियां, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली और टेम्पोरल पाली, ये तीनों प्रकार की पालियां हैं। ये तीनों किस प्रकार की है? तो आपको ध्यान का बाहर से संवेदनाएं ग्रहण करती है और इस कारण से संवेदी पालियां हैं। किस प्रकार की है? संवेदी पालियां हैं, यानी सेंसरी पालियां हैं। ये हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार की है? सेंसरी पालियां हैं, संवेदी पालियां। अब ध्यान दीजिए, अगली पाली है वो कौन सी है? फ्रंटल पाली है। और फ्रंटल पाली होती है, ये फ्रंटल यानी फ्रंट होगा वो सबसे जो फ्रंट से नियंत्रण करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं का रेगुलेट है वो आपको ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है हमारे अंदर सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, बोलने का नियंत्रण वो भी इसके द्वारा होता है। हम चपर चपर लगातार बोलते जाते हैं, ये बोलने की क्रियाविधि, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फ्रंटल पाली के द्वारा होता है। बोलना, सृजनात्मकता, और अब बोलेगा कोई तो सामने वाला सुनेगा और सुनने वाला उसको ज्ञान लगा के और ध्यान लगा के सुनेगा, तो उसे बुद्धि से और ज्ञान भी इसमें उपयोग होगा। यानी आपको ध्यान रखना है, बोलने, सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, एकाग्रता, ध्यान इत्यादि ये सारे नियंत्रण संबंधी कार्य है वो किस पाली के द्वारा किए जाते हैं? फ्रंटल पाली के द्वारा। तो फ्रंटल पाली होगी वो बोलने, सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, एकाग्रता इत्यादि का नियंत्रण होता है वह फ्रंटल पाली के द्वारा होता है। तो ये इस प्रकार से 4 पालियों में व्यक्त होता है। वह कौन सा भाग होगा? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क के चारों पालियां होते हैं, उसके कार्य क्या क्या ध्यान रखने? तो आप ध्यान देंगे, पहला फ्रंटल पाली, और फ्रंटल पाली होती है ये मोटर पाली के रूप में या मोटर ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है। तो ये मोटर ऑर्गन के रूप में कार्य करेगी, बाकी वाले ये आपको ध्यान रखना है किस ऑर्गन के रूप में कार्य करें? सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है 3 पालियां। तो यह हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे फ्रंटल पाली, यह पाली होती है वह आपको सेल्वियस विदर के द्वारा जो टेम्पोरल पाली होती है उस पाली से पृथक रहती है, और इस पाली होती है, इस पाली के द्वारा सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, एकाग्रता, ध्यान, बोलने इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। दूसरी पैराइटल पाली, तो ये पाली होती है केंद्रीय विदर के द्वारा फ्रंटल पाली से अलग रहती है। इस पाली के द्वारा बोध संबंधी ज्ञान अनुभव होता है। बोध का मतलब अंतर करने संबंधी, जैसे स्पर्श, सुबन, दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि का अनुभव होता है वो पैराइटल पाली के द्वारा होता है। थर्ड पाली हमें ध्यान रखनी है टेम्पोरल पाली। इस पाली के द्वारा गंध एवं ध्वनि की संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। और ऑक्सीपिटल पाली, इस पाली के द्वारा दृष्टि संबंधी संवेदनाएं होती है उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये चारों पालियां और उसके कार्य हमें ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद में हम अगला दूसरा भाग पढ़ेंगे, और दूसरा भाग कौन सा ध्यान रखना आपको? तो सेकंड भाग हो जाएगा वो आपको घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब। घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब, तो हम सेकंड पढ़ेंगे। और सेकंड कौन सा? घ्राण पिंड के बारे में। सेकंड आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? घ्राण पिंड। और घ्राण पिंड के बारे में ध्यान दें कि यह आपको ध्यान रखना एक जोड़ी उपस्थित होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क के आगे के भाग में उपस्थित होता है। प्रमस्तिष्क होता है उस प्रमस्तिष्क के अग्र भाग में उपस्थित होता है। यह पर कहाँ पर उपस्थित होता है? प्रमस्तिष्क के अग्र भाग में उपस्थित होता है। और यह कितने जोड़ी होता है? एक जोड़ी उपस्थित होता है। तो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान रखना आपको घ्राण पिंड के बारे में, यह एक जोड़ी होता है और यह प्रमस्तिष्क से अग्रभाग में उपस्थित होता है। और इस पिंड में गंध संवेदी जो गंध की संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को प्राप्त किया जाता है। तो गंध संबंधी संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, गंध की संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा गंध की जो संवेदनाएं होती हैं उनको इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ध्यान दीजिए, दूसरा हमें घ्राण पिंड ध्यान रखना, एक जोड़ी होता है जो कि प्रमस्तिष्क के अग्रभाग में उपस्थित होता है और यह गंध की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। देखो ध्यान दें, गंध की संवेदनाएं होती है सबसे अधिक किसमें विकसित होती हैं? तो आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार का होता है, कुत्ता में देखते हैं, कुत्ता में इस प्रकार का होता है, या शार्क में होती है, शार्क मछली होती है उसके अंदर सबसे अधिक विकसित होता है, या कुत्ता होता है उसके अंदर सबसे अधिक विकसित होती है। तो ये घ्राण पिंड होगा वो किसमें विकसित होता है? कुत्ता एवं शार्क में अधिक विकसित होता है। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड पार्ट है वो हमें अग्र मस्तिष्क पक्ष ध्यान रखना है, तो ये मिटा देता हूँ मैं। अब उसके बाद में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे थर्ड पार्ट है वह अग्र मस्तिष्क पक्ष, या जिसे हम डायनसेफेलॉन कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क पक्ष, या जैसे हम क्या कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे हम डायनसेफेलॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से डायनसेफेलॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से डायनसेफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पक्ष होता है, उस बारे भाग में बात करेंगे। यह भाग होता है, यह आपको ध्यान रखना है
कि जो प्रमस्तिष्क होगा उसके नीचे की ओर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क पक्ष या डायनसेफेलॉन कहा जाता है। यानी प्रमस्तिष्क से पूरा भाग और प्रमस्तिष्क होगा उसके नीचे का भाग होता है, उस नीचे के भाग को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है नीचे के भाग को अग्र मस्तिष्क पक्ष कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क पक्ष होता है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ये कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिए, यह आपको जानता है कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला भाग होगा एपिथैलेमस। कौन सा भाग उपस्थित होता है, एपिथैलेमस उपस्थित होता है। देखो ध्यान दें, एपिथैलेमस मतलब ऊपर की ओर उपस्थित होता है और छत का निर्माण करता है डायनसेफेलॉन की। तो ये डायनसेफेलॉन की छत का निर्माण करता है। तो डायनसेफेलॉन होगा, डायनसेफेलॉन की छत या रूफ होता है उसका निर्माण करता है। तो छत का निर्माण होता है वो किस भाग के द्वारा होता है, एपिथैलेमस के द्वारा होता है। तो एपिथैलेमस होगा उसके द्वारा डायनसेफेलॉन की छत का निर्माण करते हैं। और इसी भाग में आपको देखते हैं अग्र रक्तक जालक होता है, यानी अग्र कोरोइड प्लेक्सस होता है वो इसमें उपस्थित होता है। इस एपिथैलेमस होता है, इसके पीछे के पार्श्व भाग में एक ग्रंथि उपस्थित होती है और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें ग्रंथि उपस्थित होती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें एक ग्रंथि उपस्थित होगी जिसे हम क्या कहेंगे, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। तो इसके पश्च भाग में एक छोटे आकार की ग्रंथि उपस्थित जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। और ये पीनियल ग्रंथि होती है उसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से मेलेटोनिन हार्मोन होगा, उस मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण है वो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया है। यह हार्मोन क्या कार्य करता है, तो आप ध्यान देंगे जो स्लीप वेक साइकिल होता है यानी सोने जागने की क्रिया होती है उसका नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो हमारी दैनिक जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है, इस पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। तो जो सोने जागने की क्रिया है या सोने जागने का चक्र होता है उस क्रिया का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तथा लैंगिक परिपक्वता होती है उसका नियंत्रण भी इस मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि स्लीप वेक साइकिल या जो शरीर की रिदमिक साइकिल होती है उस साइकिल का नियंत्रण है वो इसके द्वारा किया जाता है। सोने जागने की क्रिया का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। इस कारण से इसे हम जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इस प्रकार से आपको जानते हैं कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि जो एपिथैलेमस में उपस्थित होती है। दूसरा भाग इसमें हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना थैलेमस। कौन सा भाग ध्यान रखना आपको, थैलेमस भाग ध्यान रखना है। सेकंड भाग, यह थैलेमस भाग होगा वह एपिथैलेमस के नीचे की ओर उपस्थित होता है। ये देखो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से मस्तिष्क का भाग है और उसमें आप देखेंगे कि ऊपर की ओर तो ये आप देखेंगे पूरा भाग है, वो कौन सा भाग हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे ये तो हो गया वो आपको दंता प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद में ये भाग होगा, उस भाग के अंदर आपको दंता एक गुहा उपस्थित होती है जिस गुहा को हम क्या कहते हैं, तो आपको दंता डायोसिल गुहा कहेंगे। और डायोसिल गुहा होती है वो किस में वेंट्रिकल में उपस्थित, थर्ड वेंट्रिकल में उपस्थित होती है। और इसके पार्श्व भाग होगा, उस पार्श्व भाग में उपस्थित होती है। जो डायनसेफेलॉन होता है उसका पार्श्व भाग होता है, उस पार्श्व भाग के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, तो इसके अंदर जो ये भाग है डायनसेफेलॉन का भाग है और इसके पार्श्व भाग में उपस्थित होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहा जाता है। और जो कि कुल भाग का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं, 80% भाग का निर्माण करता है। तो 80% भाग होगा वो इस भाग के द्वारा निर्मित होता है, 80% भाग निर्मित होता है। ये थैलेमस का पार्श्व का भाग होगा, यानी जो थैलेमस होगा ये डायनसेफेलॉन का पार्श्व भाग होता है और इस भाग के द्वारा 80% भाग का निर्माण किया जाता है। यह जो थैलेमस भाग होता है वह प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा भाग करता है, तो ये थैलेमस भाग करता है। एंड थैलेमस भाग होगा, इसके द्वारा ही आपको जानना है जो विभिन्न संवेदी अंगों से संवेदनाएं आती हैं वे संवेदनाएं मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क भाग होगा उसके कॉर्टेक्स भाग तक पहुंचती हैं। तो प्रमस्तिष्क से कॉर्टेक्स भाग तक, प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स भाग तक जो भी संवेदी अंगों से संवेदनाएं आती हैं उन संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है वह किस भाग के द्वारा किया जाता है, इस थैलेमस भाग के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थैलेमस भाग हुआ वो किस रूप में काम करता है, प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। यानी ये आपको जानना है एक गेटमैन की भांति कार्य करता है। मस्तिष्क से अंदर जाने वाली सूचनाएं और मस्तिष्क से अंदर आने वाली सूचनाएं होगी, उन सभी सूचनाओं का प्रसारण का केंद्र होता है, वह प्रसारण का केंद्र कौन सा कार्य करेगा, थैलेमस कार्य करता है। तो थैलेमस होगा, ये आपको जानना है एक गेटमैन है, यानी आपको जानना है जो चौकीदार होगा जो अंदर की और मस्तिष्क से जितनी भी सूचनाएं जाती है उनको भेजने का कार्य और वापस
बाहर की ओर भेजना कार्य होता है, उसका कार्य कौन करेगा? थैलेमस भाग करता है। तो थैलेमस भाग में इंपॉर्टेंट कार्य आपको क्या ध्यान रखना है? प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब उसके बाद में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट कौन सा उपस्थ होता है? तो आप ध्यान देंगे थैलेमस के नीचे का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो नीचे का भाग होगा, उस भाग को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे का भाग है जिसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे थैलेमस के नीचे का जो पार्श्व भाग होता है, नीचे का भाग होता है, वह भाग होगा, उस भाग को हम क्या कहेंगे? नीचे का जो भाग होगा, इस भाग को हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये थैलेमस भाग है, उस थैलेमस भाग के नीचे का भाग होता है, उसे हम हाइपोथैलेमस कहेंगे। और हाइपोथैलेमस होता है वह आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस होगा वह नीचे की ओर एक जो संरचना है जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, उस इनफंडिबुलम की सहायता से ये नीचे की ओर जुड़ा हुआ रहता है। और वो कौन सी ग्रंथि से जुड़ा होता है? पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप ध्यान देंगे हाइपोथैलेमस होता है वह इनफंडिबुलम की सहायता से, अनफंडिबुलम होगी वह एक अस्थि, जो अस्थि होती है उस अस्थि के अंदर परिबद्ध रहता है। और इस गुहा को हम क्या कहते हैं? सेला टर्सिका गुहा। ये गुहा है, उस गुहा को हम सेला टर्सिका गुहा कहेंगे। उस सेला टर्सिका गुहा के अंदर पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है, और पीयूष ग्रंथि होती है वह इनफंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस होगा उससे पीयूष ग्रंथि इनफंडिबुलम की सहायता से जुड़ी हुई रहती है, जो कि आपको ध्यान रखना सेला टर्सिका नामक गुहा होती है उसमें उपस्थित होता है। तो यह हमें हाइपोथैलेमस के बारे में ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस होता है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? इसके कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको इससे सवाल मिल जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसमें आपको हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कौन कौन से इसके कार्य होते हैं। पहला कार्य ध्यान दीजिए, ये प्रेरित व्यवहार होते हैं, उस प्रेरित व्यवहार का नियंत्रण करता है। जो हमारे प्रेरित व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों का निर्माण करता है, जैसे भूख है, प्यास है, काम भावना है। तो इस प्रकार से भूख, प्यास, काम भावना, प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास, काम वासना इत्यादि का नियंत्रण होता है। वह नियंत्रण किस भाग के द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। पहला कार्य क्लियर हो गया। कार्य में पहला कार्य क्या ध्यान रखना है? ये प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास, काम भावना आदि का नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करता है या इसके हार्मोनों को नियंत्रण करता है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस को। इस कारण से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन होंगे उसके स्त्राव को नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। इस कारण से हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को या इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करता है। तीसरा, इसके अंदर जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, इनकी एक विशेष कोशिकाओं समूह जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं इनके बीच की, और इनकी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं की, उनके अंदर दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन हार्मोन, या जिसे हम एंटी डाईयूरेटिक स्रावण को स्रावण तो होता है पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली से, जबकि निर्माण होता है वह तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं जो कि किसकी होती है? हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा वैसोप्रेसिन एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। वैसोप्रेसिन एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। जबकि स्रावण होता है पीयूष ग्रंथि के पक्षपाली के द्वारा स्रावित किया। ये हम पढ़ेंगे जहाँ तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर, तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चौथा कार्य ध्यान दीजिए, इसके द्वारा शरीर के ताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण का कार्य है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो ताप नियंत्रण का कार्य होगा वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पांचवा कार्य ध्यान दीजिए, शरीर के अंदर तरल पदार्थों की मात्रा होती है, वह तरल पदार्थों की मात्रा इनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तरल पदार्थों की मात्रा होती है, उस मात्रा का एवं आयतन का नियंत्रण होता है। मात्रा या आयतन होगा उसका नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है?
तो आप ध्यान देंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यानी हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा तरल पदार्थों की मात्रा या आयतन का नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान का रुधिर दाब होता है उसका नियंत्रण होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जो भूख है, प्यास है, काम वासना है या इस प्रकार की प्रवृत्तियां होगी उसका नियंत्रण होता है। ये इन सभी के जो स्वायत्त केंद्र होते हैं उस स्वायत्त केंद्र होंगे वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान देंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के केंद्र भी इसमें उपस्थित होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका केंद्र भी उपस्थित होते हैं जो कि भूख, प्यास या प्रेरित व्यवहार होंगे उनका नियंत्रण करते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के केंद्र होंगे वह इस भाग में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है किसके कार्य है? हाइपोथैलेमस के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका बनाया जा सकता है कि हाइपोथैलेमस के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये एक भाग हमारा ये कंप्लीट होता है कौन सा? प्रमस्तिष्क के बारे में कि मनुष्य के अंदर प्रमस्तिष्क होता है, सॉरी अग्र मस्तिष्क होगा, उस अग्र मस्तिष्क होता है उसमें कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, और ये हमारा भाग कंप्लीट हो जाएगा अग्र मस्तिष्क के बारे में। तीनों भाग हमने पढ़ लिए, प्रमस्तिष्क, ग्राणपंड और अग्र मस्तिष्क, पक्ष या डायनसेफिलॉन। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।